हेलो एवरीवन, दिस इज सुबोध कुमार सिंह। वेलकम बैक इन संकल्प इकोनॉमिक्स। पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था, इसके पीछे कुछ कारण था और इस बीच में आप लोग सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत कुछ सुने होंगे। वो लगभग फाइनलाइज हो चुका है और उस पर 20 तारीख से वीडियो आएगा। इसकी जानकारी शायद आप लोग को अन्य स्रोतों से पता चल चुका होगा, इसलिए इसमें मैं डिटेल जाना नहीं चाहूँगा और जो आज का मेरा टॉपिक है, जो क्वेश्चन है, इस पर ही रहूँगा। आप सबों को ये पता होगा कि आज शायद डिमांड सीरीज का वीडियो नंबर 11 है और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है, यानी कि मांग वक्र ऊपर से नीचे क्यों गिरता है। ये जो क्वेश्चन है, मांग वक्र ऊपर से नीचे क्यों गिरता है, तो पहले तो ये जान लेना है आप लोग के लिए जरूरी होता है। एकदम दिमाग में बिठा कर रखिएगा कि मांग वक्र ऊपर से नीचे ही गिरता है, यानी मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। और यदि आप लोग को ये भी पता नहीं है कि मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है कि धनात्मक होता है, तो फिर लगता है कि अब तक जो मैंने डिमांड के बारे में जितनी बातें की थी ये सब व्यर्थ गया। इसलिए आप लोग थोड़ा सा कंसिस्टेंसी बना करके रखें और सब चीज़ को ध्यानपूर्वक जानने का प्रयास करें। तो मांग वक्र होता कैसा है? ऋणात्मक होता है। एक बार फिर से देख लीजिएगा। ये जैसे इस और कीमत को ले लेते हैं, इधर मांग को ले लेते हैं, छोटा सा जगह में एडजस्ट कर रहे हैं। आइए, हो गया डी, यानी यही है मांग वक्र, डिमांड कर्व। ये ऐसा होता है, ऊपर से नीचे गिरता है। कहीं कहीं आपका ऐसा भी होगा, तो ये भी ऊपर से नीचे ही गिर रहा है, ऋणात्मक ही है, लेकिन ये रेखिक है और ये थोड़ा सा कर्व में है, वक्र में है। ये ऐसा होने का मतलब है कि जैसे कीमत P है तो मांग Q हो रहा है, और कीमत P से P1 हो जाए तो मांग क्या हो गया? Q से Q1, यानी कि इधर कीमत घटने से मांग क्या हो गया? बढ़ गया। ये घटा और ये बढ़ा। तो मांग वक्र का ऊपर से नीचे गिरने का आशय है, इसका मतलब ही है कम कीमत पर अधिक मांग। लेकिन यहां आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये होता क्यों है, मांग वक्र ऊपर से नीचे क्यों गिरता है, यानी कि कम कीमत पर हम अधिक मांग क्यों करते हैं। ये क्वेश्चन बन रहा है। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन है। ये वीडियो के आपको स्टार्टिंग में ही कितने ढंग से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है इसका मैंने जिक्र कर दिया है। तो वो कई ढंग से पूछा जा सकता है। मांग का नियम लागू क्यों होता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अब वहां कह दीजिएगा कि कम कीमत पर अधिक मांग और अधिक कीमत पर कम मांग, तो ये तो मांग का नियम है। यहां पर क्वेश्चन बन रहा है कि कम कीमत पर अधिक मांग क्यों होता है, यानी कि मांग का नियम लागू क्यों होता है, मांग वक्र ऊपर से नीचे क्यों गिरता है, या मांग वक्र ऊपर से नीचे दाईं ओर क्यों गिरता है। ये आज का क्वेश्चन है। तो इसके पीछे कई कारण हैं। इन कारणों को आप लोग आगे पॉइंट वाइज जानेंगे। और मेरे बताने से पहले यदि आप लोग गंभीरता से ये सोच लें कि क्या कारण हो सकता है, एक दो कारण भी अगर आप लोग ढूंढ करके निकाल लें, तो हमको लगता है ये ज्यादा सार्थक होगा, क्योंकि ये आपका सोचा हुआ चीज है। और हमको लगता है कि आप लोग एक दो पॉइंट निकाल लेंगे कि मांग कम कीमत पर अधिक क्यों होता है और अधिक कीमत पर मांग कम क्यों होता है। लेकिन आप लोग के दिमाग में क्या आ रहा है, अब आप ही लोग बता सकते हैं। मैं अब एक एक करके सब पॉइंट पर प्रकाश डालूंगा। इससे पहले मैंने थोड़ा सा 2 लाइन में यहां जिक्र कर दिया है कि मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होने का आशय है कम कीमत पर अधिक मांग और अधिक कीमत पर कम मांग। याद रखेंगे, मांग वक्र के पहला लाइन यही है, मांग वक्र के ऋणात्मक ढाल होने का आशय है कम कीमत पर अधिक मांग और अधिक कीमत पर कम मांग। क्लियर? इंग्लिश में द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज नेगेटिव मीन्स हायर डिमांड एट लोअर प्राइस एंड लोअर डिमांड एट हायर प्राइस, मीन्स मोर डिमांड एट लेस प्राइस एंड लेस डिमांड एट मोर प्राइस। ये इसका इंग्लिश हो जाएगा। और एक लाइन इसमें जोड़ दीजिएगा, कम कीमत पर अधिक मांग और अधिक कीमत पर कम मांग होने के पीछे निम्न कारण है। फॉलोइंग रीजंस कैन बी बिहाइंड मोर डिमांड एट लेस प्राइस एंड लेस डिमांड एट मोर प्राइस।
अब आपको एक एक करके रीजन का जिक्र करना है, जिसमें मैंने पहला रीजन जो लिया है वो है घटती सीमांत उपयोगिता नियम। ये पहला कारण है किसका? मांग के नियम लागू होने का, यानी कि कम कीमत पर अधिक मांग होने का। पहला कारण क्या लिया है? घटती सीमांत उपयोगिता नियम। और देखिए ये नियम कोई बिल्कुल नया नियम नहीं है। ये नियम से आप लोग ऐसा नहीं कि अनभिज्ञ हैं, सब कोई जान रहे हैं, क्योंकि मैंने यूटिलिटी में घटती सीमांत उपयोगिता नियम के बारे में बड़ा डिटेल से बात किया था। और इसलिए डिटेल से बात किया था क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए घटती सीमांत उपयोगिता नियम को आप लोग अच्छी तरह से जान लेंगे। इंग्लिश में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या है इस नियम में? हालांकि मैंने इस नियम का यहां भी जिक्र किया है, तो यहां पर तो बड़ा शॉर्ट में रखा, क्योंकि खाली यही नियम को तो लेकर नहीं चलना है, और भी पॉइंट को यहां पर लेकर चलना है। लेकिन फिर भी एक बार आप लोग को रिमाइंड कर दें, ये नियम जो होता है ना, एक चीज तो जान लीजिए, एकदम ये फंडामेंटल ट्रूथ है, यूनिवर्सल लॉ है। जैसे सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में डूबता है, जितनी सत्य है, सच्चाई है इसमें, उतनी ही सच्चाई इस नियम में है। तो क्या है इस नियम में? यह नियम कहता है कि जब हम किसी वस्तु का लगातार उपभोग करते हैं तो वस्तु की अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता कम होती जाती है। एज वी कंज्यूम वन एडिशनल यूनिट ऑफ एनी कमोडिटी देन मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। जैसे जैसे हम किसी गुड्स के एडिशनल यूनिट को बढ़ाते जाते हैं, किस पर्पज से? कंजप्शन के पर्पज से, यानी कंज्यूम करते जाते हैं, एक यूनिट, फिर दूसरा यूनिट, फिर तीसरा यूनिट। हाँ, गुड्स सेम होना चाहिए और उसका हर यूनिट भी क्या होना चाहिए? आइडेंटिकल होना चाहिए, मतलब कि एक जैसा होना चाहिए। तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन यानी यूटिलिटी क्या होता जाता है? कम होता जाता है। तो आप कहिएगा ये कौन बड़ी बात है? होता है ऐसा। तो मांग के नियम के पीछे इसका क्या कारण हो गया? क्यों इसको बता रहे हैं? तो भाई ये तो स्वाभाविक है ना कि जब हम कोई चीज को यूज करते हैं और जैसे जैसे यूज करते जा रहे हैं या जैसे जैसे उसका उपभोग करते जा रहे हैं, यानी जैसे जैसे उसको हम खाते जा रहे हैं, अगर खाने का चीज है और उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होता जा रहा है, तो हमारी कोशिश भी होनी चाहिए ना भाई, सेटिस्फैक्शन कम हो रहा है यानी इंपॉर्टेंस उसका घट रहा है, तो हम उसका कीमत एक जैसा क्यों दें, यानी उसका अधिक कीमत क्यों दें? जब तुम्हारी चीज का इंपॉर्टेंस मेरे लिए घट रहा है तो हम कीमत भी क्या देंगे? कम देंगे। हाँ, इंपॉर्टेंस बढ़ेगा तो कीमत ज्यादा देंगे, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। जैसे जैसे उपभोग करते जाते हैं, हर उत्तरोत्तर इकाई से, यानी जो सक्सेसिव यूनिट होता है, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या होता जाता है? घटता जाता है। इसलिए उपभोक्ता का भी फोकस हो जाता है कि चलो तुम्हारे चीज का सेटिस्फैक्शन जो हमको मिल रहा था वो धीरे धीरे घट रहा है, तो तुम कीमत भी हमसे क्या करो? कम लेता जाओ। ये नहीं होगा भाई कि तुम्हारे हर एडिशनल यूनिट से हमको सेटिस्फैक्शन कम मिलेगा और हम हर एडिशनल यूनिट का कीमत, ऐसा नहीं होगा। और यदि ऐसा होगा तब तो फिर लॉ ऑफ डिमांड में हम कम कीमत पर अधिक मांग क्यों करेंगे? अधिक कीमत पर अधिक मांग हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। इसलिए मैंने यहां जिक्र किया है कि इस नियम के अनुसार वस्तु की अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता घटती जाती है, इसलिए उपभोक्ता अतिरिक्त इकाई का कीमत भी कम देना चाहता है, यानी कि कम कीमत पर अधिक मांग करता है। हाँ, एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन अगर बढ़ता जाता है तो चलो भाई हम कीमत भी बढ़ाते जाते हैं, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, वो तो घटता जाता है। इसलिए हम कम कीमत पर अधिक मांग करना चाहते हैं और अधिक कीमत पर कम मांग करना चाहते हैं। तो ये हुआ एक कारण, ये हिंदी में हुआ। अब इंग्लिश में देख लेते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसी का इंग्लिश हो गया। क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मार्जिनल यूटिलिटी, इसको एमयू भी कह सकते हैं, फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ ए गुड्स गोज ऑन डिमिनिशिंग, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है गुड्स का, कौन से गुड्स के एडिशनल यूनिट का, कोई गुड्स है तो उसका यूनिट होगा ना, एक यूनिट, दो यूनिट, यानी उसकी मात्रा। तो जैसे जैसे उसकी यूनिट बढ़ते जाएगी तो उससे मिलने वाला यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता जाता है? डिमिनिश करता जाता है। कौन कह रहा है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कह रहा है। Accordingly, for every additional unit, consumer wants to pay less price. अब हर एडिशनल यूनिट का यूटिलिटी कम हो रहा है, इसलिए कंज्यूमर एडिशनल यूनिट के लिए प्राइस भी क्या देना चाह रहा है? कम देना चाह रहा है। चलो भाई तुम्हारे
पहले पीस से जितना हमको सेटिस्फेक्शन मिला, जितना यूटिलिटी मिला, दूसरे से कम हो रहा है तो दूसरे का कीमत भी कम देते हैं। यही कारण है, देखिएगा आप कोई चीज लेते हैं, जितनी जरूरत है आप ले लिए, लेकिन एक बार आप ट्राई करते हो कि इतना नहीं इतना ले लेंगे, थोड़ा कम करोगे, क्योंकि आपको पता है कि हम मात्रा बढ़ाएंगे तो उससे हमको सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा, उसका इंपॉर्टेंस आपके लिए कम हो गया। लेकिन फिर भी आप ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं, कब? इस शर्त पर कि यदि तुम कीमत कम करोगे तब। यानी 50 रुपये केजी अगर आम दे रहा है, आपको आम की जरूरत है, 1 केजी ले रहे हैं, लेकिन एक बार आप उसको आप कहें या दुकानदार आपको कहे कि 2 केजी ले लीजिए, लेकिन 50 के रेट पर आप हो सकता है 2 केजी लेने के लिए तैयार ना हो, तो आप क्या करें? आप कहेंगे उससे कि 40 लगाओगे तो फिर ले लेंगे। यानी कि क्या हो गया? 45 का रेट हो गया। चलो पहले 50 रुपये में 1 केजी डन हुआ था, लेकिन आप दूसरे केजी के लिए उसको क्या कह रहे हैं? 40 रुपये हम दोगे तो 1 केजी और लेंगे। यही तो नेचर है। और वो सचमुच में अगर 40 कर देता है तो 1 केजी और ले लेते हैं, 30 कर दो तो 1 केजी और ले लेंगे, 3 केजी ले लेंगे। यानी कि तुम कीमत घटाओगे तो हम मात्रा बढ़ाएंगे, लेकिन कहोगे कि नहीं 50 रुपया में 1 केजी दे रहे हैं और अगला दूसरा केजी लीजिएगा तो हम 60 लेंगे, ये अगर दुकानदार कहता है तो कहिएगा आप अपने पास रखिए, हमको 1 ही केजी लेना है, क्योंकि दूसरे केजी से तो हमको आम का सेटिस्फेक्शन घट गया ना, तो हम दूसरे केजी के लिए अधिक कीमत क्यों दें? तो ये एक चीज होता है। तो वही लिखे हैं यहां पर कि फॉर एवरी एडिशनल यूनिट कंज्यूमर वांट्स टू पे लेस प्राइस, दैट इज मोर क्वांटिटी ऑफ गुड्स इज डिमांडेड या परचेज्ड एट ए लेस प्राइस। अधिक गुड्स का परचेज हम करेंगे, कब? लेस प्राइस पर। क्लियर? तो एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरे में मैंने लिखा है आय प्रभाव, यानी कि क्रय शक्ति। आय प्रभाव में क्या रखें? क्रय शक्ति में परिवर्तन। इसमें मैंने क्या लिखा है कि वस्तु की कीमत घटने से उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ती है। सचमुच में ऐसा होता है। क्रय शक्ति समझते हैं? खरीदने की क्षमता। कीमत घटने से लोगों की खरीदने की क्षमता जो होती है बढ़ जाती है। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि आप लोग 4 ठो फ्रेंड हैं, एक लॉज में रहते हैं और आपको किसी दिन चिकन खाने का मन हो गया। आप लोग सोचे कि 200 रुपया लगाएंगे चिकन में, और 100 रुपये के रेट से अगर मान लेते हैं दे रहा है तो कितना लगा? 50 रुपया लगा। तो 200 रुपया लगा करके 2 केजी खरीद करके ले आए, और आप लोग 4 आदमी हैं, हाफ केजी हो गया, बहुत हो गया, 2 टाइम आप खा सकते हैं उसको। लगाए कितना? 50 रुपये। लेकिन मार्केट जाएं, आप पहले सोचे थे 100 रुपये के रेट से मिलेगा, इसलिए 2 केजी के बारे में सोचे थे। मार्केट जाएं और आपको पता चले कि इसका रेट हो गया 200 रुपये केजी। चिकन कैसे मिल रहा है? 200 रुपये। अब बताओ 2 केजी खरीदोगे? कहां से खरीदोगे 2 केजी? 200 रुपया है, आपकी खरीदने की क्षमता तो घट गई। पूरे 200 रुपये लगा भी दोगे तो कितना खरीद पाओगे? 1 केजी नहीं खरीद पाओगे, तो खरीदने की क्षमता घट गई ना। और वहीं अगर मान लेते हैं 100 रुपये के रेट से पहले मिलने का बात था और वो रेट घट करके 50 हो जाए, तो हो सकता है आप 2 केजी के जगह 4 केजी ले लें। काय 4 केजी लीजिएगा, लेकिन फिर भी मात्रा बढ़ा दीजिएगा। 2 केजी सोच करके गए थे, आप उसको 2.5 केजी 3 केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक आध 2 दोस्त को भी आप कॉल घुमा करके कह सकते हैं कि आ जाओ भाई, आज चिकन बना रहे हैं। क्यों ऐसा किए? क्योंकि कीमत घटा तो आपकी अब खरीदने की क्षमता बढ़ गई। पहले 200 रुपये में आप 2 ही केजी खरीद पा रहे थे, अब 200 रुपये में आप 3 केजी 4 केजी खरीद पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रेट उसका 100 से घट के कितना हो गया? 50। तो ये होता है, कीमत घटने से लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ जाती है। अभी बरसात का समय है, एक विद्यार्थी ऑन एवरेज 10 से 20 रुपया सब्जी पर खर्च करता है, लेकिन अभी जब सब्जी खरीदने जाएगा तो 10 से 20 रुपया में उसको कितना खरीदाएगा? बहुत कम खरीदाएगा। इतना सब्जी खरीदाएगा कि वो एक टाइम में भी पूरा नहीं हो पाएगा, थाली में दिखेगा भी नहीं। लेकिन यही अगर जाड़े के दिन में नवंबर, दिसंबर, जनवरी में हम जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, कोई 20 रुपया में आपको 1 पीस गोभी भी हो जाता है, हाफ केजी टमाटर भी हो जाता है, धनिया पत्ता भी हो जाता है, आधा किलो आलू भी ले सकते हैं। यानी 20 रुपया में पर्याप्त
सब्जी आप खरीद लेते हैं जिसको कि आप एक टाइम में नहीं खत्म कर पाते हैं, 2 टाइम में नहीं खत्म कर पाते हैं एक स्टूडेंट। तो कीमत घटने से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है। यही कारण है कि कीमत घटता है तो मांग बढ़ जाता है, खरीदने की क्षमता बढ़ गई यानी मांग बढ़ गई। क्लियर। और इसको इंग्लिश में देखेंगे, इनकम इफेक्ट लिखे हैं, जिसको और लिख दिए हैं चेंज इन परचेजिंग पावर। क्या लिखे हैं? द परचेजिंग पावर मीन्स रियल इनकम। कीमत घटता है तो रियल इनकम बढ़ जाता है। ऑफ ए कंज्यूमर इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन प्राइस, यानी प्राइस डिक्रीज करता है तो लोगों का रियल इनकम जो होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी कि क्लियर है कि द परचेजिंग पावर यानी रियल इनकम ऑफ ए कंज्यूमर इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ ए गुड्स। जैसे गुड्स का प्राइस कम होगा तो रियल इनकम क्या होगा? कंज्यूमर का बढ़ जाएगा। अकॉर्डिंगली डिमांड फॉर गुड्स इंक्रीजेज, यानी रियल इनकम बढ़ गया इसलिए डिमांड भी गुड्स का क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये तो हो गया आपका क्या? 2 कारण, एक घटती सीमांत उपयोगिता नियम और आय प्रभाव, यानी 2 इधर हिंदी में और 2 इधर आप इंग्लिश में देख लिए। अब इन दोनों पॉइंट के बाद तीसरे और चौथे पॉइंट पर चर्चा करेंगे। इसको पहले मिटा देते हैं। तो तीसरा पॉइंट देख सकते हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रतिस्थापन प्रभाव। इसमें मैंने क्या लिखा है कि बाजार में बहुत सारी वस्तुएं एक दूसरे के निकट प्रतिस्थापन होते हैं। जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक्स को ही ले लीजिए, तो पेप्सी की जगह थम्स अप, थम्स अप की जगह स्प्राइट, स्प्राइट की जगह माजा, ये सब एक दूसरे के क्या है? प्रतिस्थापन है। ऐसा नहीं है कि आप पेप्सी की जगह थम्स अप मिल गया या थम्स अप की जगह पेप्सी मिल जाएगा तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, वो सब बात नहीं है। तो हम देखते क्या है कि जैसे जनरली जो पेप्सी का प्राइस है उसमें अगर आपको 5 रुपये 10 रुपये का इजाफा दिख गया तो आप सोचेंगे इतना महंगा हो गया तो पेप्सी छोड़ देते हैं, इसके जगह थम्स अप पी लेते हैं। तो जैसे एक का कीमत बढ़ा, हम क्या देखें? उसका मांग घट गया। क्यों घट गया? क्योंकि कस्टमर के पास, जो कंज्यूमर होता है, उपभोक्ता जो होता है, उसके पास ऑप्शन है, अदर जो प्रतिस्थापन वस्तु है, सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है वो अवेलेबल है। हाँ, नहीं अवेलेबल होता कोल्ड ड्रिंक्स में, केवल एक पेप्सी ही है और दूसरा कोई नहीं है, तब भाई 5 रुपये महंगा भी हो जाएगा तो ऑप्शन क्या है? उसी को पीना पड़ेगा। लेकिन जैसे इधर 5 रुपये महंगा होगा, यहाँ पर दूसरा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो हम पेप्सी की जगह क्या करेंगे? थम्स अप का यूज कर लेंगे, 7 अप का यूज कर लेंगे। तो ये प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध होता है तो कीमत बढ़ने से उस वस्तु की मांग घट जाती है और कीमत घटने से मांग बढ़ जाती है। तो एक रीजन ये भी है। इधर इसका इंग्लिश में लिख दिए हैं, देयर आर मैनी गुड्स, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लिख दिए हैं, देयर आर मैनी गुड्स in market which are substitute to each other. In this case, when price of goods rises, consumer starts to consume other substitute goods in place of that. In result, demand of that very goods fall. यानी जिस गुड्स का प्राइस बढ़ा था उसका डिमांड घट गया। क्यों घट गया? क्योंकि उस गुड्स के जगह पर वो दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स का कंजप्शन बढ़ा दिया। तीसरा पॉइंट देखते हैं, क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन, चेंज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर। इसमें क्या लिखे हैं आप पहले देखिए। बहुत सारे आपको गुड्स ऐसे भी हैं और बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं, जैसे मान लेते हैं कि कुछ गरीब लोग होते हैं तो वो कई आइटम है, जैसे आप राबड़ी ले लीजिए या बर्फी ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे ऐसे आइटम है खाने पीने का, उससे दूरी बना के रखता है। आप गर्मी के समय में जैसे कूलर है, एयर कंडीशनर है, कपड़े धोने के लिए फिर वॉशिंग मशीन है, तो इन सब चीज़ों से बहुत सारे कस्टमर दूरी बनाए रखते हैं। क्यों रखते हैं दूरी बनाए हुए? क्योंकि उसका कीमत ज़्यादा है। लेकिन जैसे कीमत उसका घटेगा तो क्या होगा? नए नए कस्टमर उसमें अट्रैक्टेड हो जाते हैं। उसको लगता है कि चलो कीमत घटा है तो हम भी ट्राई इसको करें। तो यानी कीमत जब घटता है तो कुछ नए कस्टमर जुड़ जाते हैं जिससे मांग बढ़ जाता है। और वहीं पहले से कुछ कस्टमर किसी चीज़ का यूज कर रहा था, कंजप्शन कर रहा था, लेकिन अब क्या हो गया? वो चीज़ का कीमत बढ़ गया। तो पुराने कस्टमर जो होंगे या तो उस चीज़ का कंजप्शन थोड़ा कम कर देगा या बिल्कुल बंद कर देगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? कीमत बढ़ा तो मांग घट गया। तो एक कारण ये भी हो सकता है। इंग्लिश में लिख दिए हैं, चेंज इन कंज्यूमर नंबर व्हेन प्राइस ऑफ ए गुड्स फॉल। जब कोई गुड्स का प्राइस कम होता है, देन सम न्यू कंज्यूमर स्टार्ट्स टू कंज्यूम दैट।
नए कस्टमर उसको यूज करना शुरू कर देते हैं। एंड कॉन्ट्रेरी टू इट, यानी इसके उल्टा, व्हेन प्राइस राइजेज, जब प्राइस बढ़ जाता है, सम ओल्ड कस्टमर या कंज्यूमर आइदर रिड्यूस, या तो उसको कम कर देगा, और लीव द कंजप्शन, बिल्कुल छोड़ ही देगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, कीमत बढ़ने से क्या हुआ, मांग घटेगा ना। इसलिए लिख दिए अकॉर्डिंगली मोर गुड्स आर परचेज एट लेस प्राइस एंड वाइस वर्सा, यानी कि कम प्राइस होगा तो ज्यादा ले लेगा, लेकिन ज्यादा प्राइस होगा तो वो क्या करेगा, मांग कम कर देगा। तो ये भी एक कारण है। तो इस तरह से हम आप लोग को 4 कारण बता दिए हैं। एक क्या बताए थे, घटती सीमांत उपयोगिता नियम, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा क्या बताए थे, आय प्रभाव यानी इनकम इफेक्ट। तीसरा प्रतिस्थापन प्रभाव यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। चौथा क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन यानी कि चेंज इन कंज्यूमर नंबर। और 5वां एक पॉइंट ऐसे बता देते हैं, क्योंकि आपको आंसर लिखने के लिए आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो 4 पॉइंट काफी है। लेकिन एक पॉइंट और जान लीजिए, अल्टरनेटिव यूज ऑफ गुड्स, वस्तु का वैकल्पिक प्रयोग। 5वां पॉइंट, वस्तु का वैकल्पिक प्रयोग, इंग्लिश में अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ गुड्स। ये एक केवल पॉइंट दे दिए हैं और समझ लीजिए। देखिए, कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जिसका अल्टरनेटिव यूज होता है, जैसे दूध का एग्जांपल ले लीजिए। दूध का कई यूज है, दूध से दही बनता है, दूध से खीर बनता है, दूध से राबड़ी बनता है, दूध से तरह तरह के मिठाई बनते हैं, यानी दूध का कई प्रयोग है। तो जब दूध का दाम गिरेगा, घटेगा, तो जो व्यक्ति 1 केजी अगर पर डे के हिसाब से दूध खरीद रहा है, जैसे उसका रेट घट जाए, अभी जैसे 40 रुपया का रेट है, 1 केजी लेता है, अगर ये दूध 20 रुपया हो जाए तो वो 1 केजी के जगह 2 केजी दूध खरीदना शुरू कर देगा। एक तो होगा कि दूध का वो डायरेक्ट दूध का कंजप्शन बढ़ा देगा, अगर कुछ दूध बच गया तो उसका दही तैयार कर लेगा, और दूध बच रहा है और ज़्यादा मात्रा बढ़ा देगा, और दूध जो बचेगा तो उससे वो क्या करेगा, उसको बार बार उसको गर्म करके उससे छाली निकालना, फिर उससे वो मक्खन वगैरह तैयार कर लेता है, घी वगैरह तैयार कर लेता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जैसे जैसे रेट घटता जाएगा तो लोग दूध को ज़्यादा खरीदेंगे और उस दूध से तरह तरह की चीज़ वो बनाएंगे। लेकिन जैसे रेट बढ़ेगा सब चीज़ उधर बंद हो जाएगा, ना दही तैयार करना चाहेगा, ना तो उसका जल्दी खीर वगैरह के बारे में सोचेगा, ना राबड़ी वगैरह के बारे में सोचेगा। और वो जो इसेंशियल जहाँ दूध का यूज है, गेस्ट वगैरह आए तो चाय कॉफ़ी, या बच्चे वगैरह हैं तो उसके लिए, या घर में जो वर्किंग आदमी है तो उसको थोड़ा सा दूध दे दिए, मतलब उसका हिसाब से यूज करना शुरू कर देते हैं। तो जिन जिन चीज़ों का अल्टरनेटिव यूज है, रेट कम होगा उसका डिमांड बढ़ जाएगा, रेट बढ़ेगा डिमांड घट जाएगा। तो इस तरह से 5 कारण आप लोग को बताए, 4 पॉइंट का हम एक्सप्लेनेशन कर दिए हैं। हमको लगता है कि ये आप लोग समझ गए होंगे और ध्यान रखेंगे कि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अक्सर पूछता है। आप क्वेश्चन बैंक को देखते जाओगे जैसे जैसे बताते जा रहे हैं, और हर क्वेश्चन के साथ हम बता देते हैं कि कौन सा क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा है और किसका कम है। तो इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। आप क्वेश्चन बैंक को देखोगे तो हमको लगता है इस बार शायद नहीं पूछा, लेकिन पिछले बार पूछा था, तो हो सकता है कि आप लोग को ये पूछा जाए। तो ये क्वेश्चन को अच्छा से आप कर लीजिएगा। आज हमको अनुमति दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।